बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज सरहद के इस पार और उस पार दोनों जगह पे तारीख़ी दिन है, क्योंकि आज एक मफाद आमा का केस पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ और दूसरी तरफ उसी केस का जैसा मंजरनामा इंडिया के अंदर मौजूद है। और आज इंडिया के इंतखाबात थे और इंडिया के इंतखाबात की अब तक की जो जीत दिखाई देती है वो एनडी अलायंस की है, जो बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने अलायंस बनाया हुआ है। अब की बार नारा लगाया गया था कि अब की बार 400 पार, यानी 400 नशिस्तें जीतने की दावेदार जो बीजेपी सरकार है वो हुकूमत बनाने की इस वक्त पोजीशन के अंदर तो मौजूद है, लेकिन माजी की निस्बत उसकी नशिस्तें बहुत कम हुई हैं। लेकिन 2019 के मुकाबले में कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने 2 गुनी नशिस्तें हासिल की हैं। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर की और उन्होंने उस तकरीर के अंदर ये कहा कि कल हम अलायंस वाले जो हैं वो मिल बैठेंगे और फिर देखेंगे कि क्या करना है। अगर वहाँ से किसी को तोड़ लिया जाता है तो फिर सूरत हाल भी तब्दील हो सकती है। लेकिन इसी बीच में मोदी साहब जो हैं वो अपनी विक्ट्री स्पीच कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर 2 कदम कोई उठाएगा तो मैं 4 कदम उठाऊंगा, और अगर कोई 10 घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा तो मैं 18 घंटे काम करूंगा। यानी उनकी तरफ से विक्ट्री स्पीच तो हो चुकी, तो उसका इम्पैक्ट खित्ते के ऊपर क्या पड़ेगा उसके ऊपर बात होगी। और पाकिस्तान के अंदर आज जो मखसूस नशिस्तें थीं उसकी दूसरी समात थी और 13 रुकनी बेंच इसकी समात कर रहा था। और आज दूसरी समात में बेशुमार जगहों पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सवाल पूछे गए तो फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से जवाब दिए जाने से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जवाब देते रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जवाब देते रहे और उन्होंने बेशुमार निकात उठाए, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि 2 ही पार्टीज़ असम्बली के अंदर मौजूद हों और बाकी सारे आज़ाद हैसियत में हों और आज़ाद हैसियत वाले भी मौजूद हों तो फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो क्या 2 पार्टीज़ में तकसीम कर दी जाएंगी। फिर उन्होंने एक और मंजरनामा रखते हुए ये भी सवाल पूछा कि अगर कोई भी पार्टी नहीं होगी तो फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा गया कि सारे ही आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो मखसूस नशिस्तें किसे जाएंगी, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि फिर वो किसी को नहीं जाएंगी। तो जवाबन उनका ये कहना था कि इसका मतलब ये है कि जिस जमात का जितना तनासुब बनता है सिर्फ उसको उतनी ही नशिस्तें दी जा सकती हैं। आज जब समात पूरी हुई है तो उसके बाद समात को 24 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। और एक तब्दीली हमने ये देखी है कि इद्दत निकाह केस जो है जो मुख्तलिफ बेंच को भेज दिया गया था उसकी समात जो थी वो भी 25 तारीख को थी और उसे अब 7 तारीख को मुख्तस कर दिया गया है। तो देखना ये है कि क्या वो असर नौ शुरू होगा। और फिर साइफ़र केस को लेके बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ बयानात हैं, राना सनाउल्लाह साहब के, तलाल चौधरी साहब के, यानी बहुत से लोगों के। तो बात का आगाज़ इंडिया के इंतखाबात के हवाले से कर लेते हैं। लड़ाई आइन को बचाने के लिए थी राना साहब, वहाँ पे भी सूरत हाल यही दिखाई देती है। वो कहते हैं एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़, ये सारी जो पार्टीज़ हैं इनके ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ा है तो वो सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए नहीं बल्कि आइन को बचाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, पहले मुझे ये तो बताना, आर्टिकल 6 लगेगा राहुल गांधी पे? एजेंसीज़ के खिलाफ बोलने पे, अदलिया के खिलाफ बोलने पे? उसने काफ़ी जगहों काफ़ी चीज़ों का नाम लिया ना, क्या आर्टिकल 6 लगेगा? मुझे तो वहाँ के तलाल चौधरी या वहाँ के राना सनाउल्लाह ने क्या बयान दिया है कुछ पता है? क्योंकि मैं टीवी कम देखता हूँ ना। आप भी कम देखते हैं? अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, ये फार्म 45, 47 सुना उधर भी चले गए हैं? किसी जगहों पे शिकायत ये है कि नताइज पहले कुछ देखिए, एक चीज़ तो है ना, हम जो काम करते हैं हम हर जगह पहुँचा देते हैं लेकिन हमारी नकल करता है इंडिया हमारी नकल करता है। लेकिन ये तो वीज़े के बगैर नहीं लिया। ये तो तुमने लाजमी बात है, यहाँ से किसी गुरु से सीखा होगा कि जनाब किस तरह करना है। चलो, किसी काम में हमारी नकल तो की ना यासर साहब। और ज़हन में रखिएगा बात, ये जो राहुल गांधी की आज की मैंने पूरी स्पीच सुनी उनकी ना, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर चीज़ पूरी सुनी मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना। उसके बाद वो देखें अचानक नरेंद्र मोदी साहब ने भी बड़े मियाँ साहब की तरह विक्ट्री स्पीच कर दिया। कितनी चीज़ें मिलती हैं हमारी। ये यहाँ पे ये था कि एक लीडर जेल में था, वो लीडर बाहर है, वो लीडर बाहर है, ये लीडर जेल में था। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा भी एक लीडर जो है वो आपने वजीर आला जो है वो उठा के जेल यार एक वजीर आला सदके जावा सर तुम्हें थे किन्ने बड़े सर, एक वजीर आला तो बेचारा, एक वजीर आला तो इस तरह गायब हुआ है, बाद में आके उसने ऐलान किया है, ऐलान करने के बाद फिर गायब हो गया। इजाजुल हक साहब कहीं से ढूंढना है, उसे एक इतिहास बना लिया। तो मैं इजाजुल हक साहब पे मैं कुर्बान जाऊँ ना। तो बात यह है कि चीज़ें एक जैसी हो रही हैं
अल्लाह खैर करे। तो विक्ट्री स्पीच भी हो गई है, उधर भी विक्ट्री स्पीच हो गई थी, लेकिन फ़र्क ये था कि इधर विक्ट्री स्पीच करने वाला जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बना, उधर विक्ट्री स्पीच करने वाला वज़ीर आज़म बन सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है। इधर नशिस्तें भी उस वक्त 70 थी, लेकिन उनकी तो 300 के करीब है ना। नहीं, उनकी उस हिसाब से सूबे भी तो ज़्यादा है ना यार, आप ये भी तो देखें ना, उनका इत्तेहाद है, सूबे ज़्यादा हैं, सारा कुछ है। यहाँ पे PDM थी, वहाँ पे IDN पे है, वहाँ पे यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान हुआ करते थे, सब कुछ। लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के मैं एक बात कर रहा हूँ, जो इल्ज़ामात राहुल गांधी ने लगाए हैं, ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ। इससे पहले इंडिया के इलेक्शन बड़े मुतनाज़ा इलेक्शन होते होंगे, लेकिन इस तरह मुतनाज़ा नहीं थे। लगता है कि यहाँ तो साडा जूठा खालता है, तो यहाँ साड़ी को चीज़ फाड़ लेती है। बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी को पता था उसने इलेक्शन नहीं जीतना, ये हकीकत थी। इसी तरह थी कि नरेंद्र मोदी भी कहते साड़ी गल हो गई है, तो इधर भी गल हो गई सी। गल्लां तो दोवें पासे हो गई सन, लेकिन एक पासे गल को पक्की हुई सी, एक पासे को कच्ची पक्की हुई सी। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया का जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पर वो जो पॉलिटिक्स की लेगेसी थी उसको भी बहुत बड़ा धचका लगा है। यानी 20 साल के बाद लोगों का एतबार उन लोगों से उठा, यानी महबूबा मुफ्ती जो वज़ीर आला वहाँ पे रहीं, और भी बहुत से लोग, उनकी जगह पे जो जेल में बैठे हुए लोग हैं वो जीत गए। इंजीनियर रशीद, यानी वो जेल से बैठे हुए 4 लाख वोट लिए उस बंदे ने। यहाँ पे भी जेल में बैठे हुए लोग जीते हैं, जेल में बैठा हुआ नजरिया जीता, नहीं जीता यार। यही होता है, बात से में रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यानी उनके जो इलेक्टेबल्स हैं वो आ रहे हैं। मैं तो यहाँ पे कौन सा जीता है? क्या हुआ जहांगीर तरीन के साथ? बताएं ना मुझे। बाकी इतने इतने मारूफ आदमी, क्या हुआ उनके साथ? नहीं आ रहे वो। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, एक हिस्सा तो एक ही है ना, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आवाज़ भी हमारी एक जैसी है, हर चीज़ एक जैसी है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो सियासत भी एक जैसी है, और सियासत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक जैसी है। ये सारा कुछ एक जैसा है, इल्जामात भी एक जैसे, इल्जामात भी एक जैसे हैं। कमाल का है जी। आज तो मैं देख रहा था, हंस रहा था, मैं कहा कमाल हो गया भाई। लेकिन ये है कि अब मैं देखना ये है कि वहाँ पे 5-6 बंदे ऐसे हैं जो इस हुकूमत में बुराई को भी अच्छाई और अच्छाई को भी बुराई में बदल देते हैं। कोई ऐसे हैं कि नहीं है? लेकिन ये असल बात मैं आपको बताऊँ, इंडिया की बात तो इंडिया में हो गई, इसके असरात तो बड़े हो गए, लेकिन असल बात देखने वाली हम कहाँ करें। हमारे पाकिस्तान के अंदर हालात कब बेहतर होंगे? आज फिर हमें तोहफा मिल गया बिजली महंगी करने का, और आप यहाँ पे बैठ के दावे कर रहे थे जैसे हुक्मरान तर्जमान होते हैं हुक्मरान के, जी वो सोलर मिल रहे हैं, 200 यूनिट फ्री होंगे। लाइना किसने कहा था? आपने ऐलान किया, बुलाए उसे प्रोग्राम में। थोड़ी कहा था आप, वो उनसे पूछे जो वजीर थे, तो बुलाए ना उनको प्रोग्राम में, पूछिए उनसे कि किधर सोलर भाई, किधर 200 यूनिट। और कौम को इलेक्शन के कैंपेन में भी धोखा, इलेक्शन के बाद भी धोखा। ये कौन सा असूल है भाई? रोजाना जब टीवी लगाते हैं सामने पता लगता है जी नेपरा ने मंजूरी दे दी, 20 मिनट बंदा देखता रह जाता है, खून की मंजूरी देती है। कभी नहीं सोचा कि कीमत कम होगी। अब ये तस्वर में भी खत्म हो गया है। और पेट्रोल की कीमत कम होती है, किसी और चीज की कम नहीं होती, किसी और चीज की कम नहीं होती। और मैंने आज ना यासर, मैं हल्फन कह रहा हूं, आज मैंने फिर रोटियां मंगवाई। मैंने कहा वजन करो रोटियां दे, और रोटियों के वजन किए, यकीन करें कि अगे तो 4 वाले हम 3 रह गए जे। मुझे लगता है पूरी सारा दिन रोटी बेचते रहते। देखे ना, गरीब आदमी ने यही करना है ना। आप सियासतदानों के तरह बड़े आदमी हैं, आपको इसकी फिक्र नहीं। वो आ जाके बात यह है कि हमें अवाम के मसाइल को देखना होगा ना, अवाम के मेरे मसाइल पे क्या है। तशफ़ी होती है आपकी। जॉन अब्बास बप्पी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब्बास साहब, मैं ज़रा अपने बचाव के लिए आपको मुतारिफ करवाया बीच में। सर, ये आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि हमने तकरीबन 30 अरब का राशन तकसीम किया है, और अब इसमें वो ये कहते हैं कि तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर महंगाई आ गई है पिछले 2.5 सालों में। क्या मुत्तफिक हैं इस बात से?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनको सीरियस लेना जो है ना, वो ऐसा ही है कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। इस वक्त पंजाब के अंदर जिस किस्म की कसमा पुरसी है, वो शायद पिछले 70-80 साल में किसी ने देखी। यानी कि 70-80% इस वक्त ज़राअत आपकी तबाह हो चुकी है। मुंजी की फसल हमारी तबाह हो गई है, हमारी गंदम की किस्म फसल तबाह हो चुकी है, हमारा जो मकई की फसल तबाह हो गई, गन्ना तबाह हो चुका है, आम, किन्नू, आप यू नेम इट, एनी क्रॉप, हर चीज तबाह हो चुकी है। और ये भी समझती है चीजें सस्ती हो गई, चीजें रुल रही हैं। इस तरह मार्केट नहीं चलती। देखिए, आज गंदम की कीमत मिसाल के तौर पे जो पिछले साल था वो था 4,000 रुपए का आपका रेट। इस वक्त गंदम पंजाब में मिल रही है 2,200 और 2,300 रुपए के हिसाब से। ये बीबी समझती है क्योंकि आटा सस्ता है, रोटी 10 रुपए या 12 रुपए की हो गई है, इसलिए पंजाब में जनाब सस्ता काम हो गया। ओ हजूर, वो आप यानी कि आपने लोगों का इनकम और लाइवलीहुड खत्म कर दिया और आप समझते हैं कि रोटी सस्ती है। लोग, जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे कमाने के लिए तो वो रोटी सस्ती कैसे लेंगे? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। इन्होंने रमजान में आते साथ एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर किया। इन्होंने कहा जी हम वो बेस्ट का हमारे पास डाटा मौजूद है तो पंजाब में 4 करोड़ लोगों को ना वो सस्ता राशन देके, यकीन करें ऐसा गंदा किस्म का राशन बनवाया और वो 20-25 अरब का जो राशन बनवाया गया उसमें जो आटा था उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ था। वो आटा आज भी गल्ला मंडियों में वही उसी थैले में पैक होकर सस्ता होकर बिक रहा है, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर्स के साथ मिलकर इतनी बड़ी करप्शन की कि शायद 5% लोगों को भी सस्ता राशन नहीं मिला। शायद 50 करोड़ का लोगों को राशन नहीं मिल सका, लेकिन पैसे बांट दिए। और फिर आपने कहा जी गंदम लेने के पैसे नहीं है। आज ये हाल है कि अगले साल गंदम की फसल काश्त नहीं होगी। इस वक्त किसान के पास कपास की फसल काश्त करने को पैसे नहीं है। इस वक्त वो जो चावल की फसल है वो काश्त करने को उसको पैसे नहीं है। आम का रेट नहीं मिल रहा। पूरे पंजाब की ज़राअत तबाह बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि लाहौर में बैठ के इस शख्स को लग रहा है कि शायद पंजाब में खुशहाली और सस्ता हो गया। ये सस्ता नहीं, ये बर्बाद हो चुका है। और अल्लाह ने, मुझे नहीं अंदाजा हमारी हमारे कौन से अमल थे कि अल्लाह ने हम पे ऐसे हुक्मरान नाफिज कर दिए। अब अल्लाह करे जल्दी इनसे जिजात मिल सके। जी बस रबी साहब, खान साहब की बेल हो गई, बरी हो गए साइफर के केस से, बहुत बड़ी कामयाबी है। आज इद्दत वाला केस भी 25 की बजाय पीछे आ गया। सीटें महसूस नशिस्तों वाला सारी हेयरिंग आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। क्या नज़र आ रहा है आपको इस सारे सिनेरियो में, खान साहब की रिहाई और दीगर मामला? डॉक्टर साहब, ये जो काम है ना, इसको ना आप एक नौटंकी का नाम दे लें। आपको याद है बचपन में हम मेले देखने जाते थे तो वहां पे एक वो गुड़िया नाच रही होती थी, ऊपर से एक रस्सी हिलाता था और गुड़िया नाचती होती थी। ये पाकिस्तान में एक नौटंकी चल रही है। ये सारे केसेस, सारा ड्रामा जो है ना, ये सिर्फ एक शख्स को फंसाने के लिए रचाया गया। एवरीथिंग, यानी कि पूरा 8 फरवरी का इलेक्शन स्टेज किया गया, ड्रामा किया गया, हमसे बल्ले का निशान लेके हम इलेक्शन जीत के हमें हरा दिया गया, खान साहब पे केसेस बनाए गए, 9 मई का ड्रामा स्टेज हो गया। मतलब साइफर का केस खत्म हो गया ना, खान साहब जेल में क्यों बैठे? इद्दत की केस की वजह से। आज मैं हैरान था, आई एम नॉट श्योर कि ये सच है, व्हाइट हाउस में डिस्कशन हुई कि वहां पे पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जेल में है क्योंकि उसकी शादी और इद्दत का केस वहां पे है, जिसमें मतलब उसके अल्फाज नहीं है कि वहां पे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि निकाह और इद्दत का जो ड्रामा किया गया उसकी वजह से जेल में बैठा हुआ। कैन यू इमेजिन? दुनिया हंस रही है हम पे। मैं एक बात बताऊं, ये कुछ भी कर ले, अल्लाह की लाठी बेनियाज है। जो शख्स इस वक्त जेल में बैठा है ना, वो अकेला नहीं बैठा, वो 25 करोड़ लोगों के एहसास के साथ बैठा है, वो उसकी दुआ के साथ बैठा हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये लोग समझ रहे हैं कि हम हर चीज बुलडोज कर देंगे, हम ऐसे हुक्मरान बिठा देंगे, हम हुकूमतें बंदर बांट करके जनाब इधर नून लीग उधर पीपल्स पार्टी इनको बिठा के और जनाब बड़े फन्ने खां बड़े, कुछ नहीं होने लगा। पाकिस्तान में कुछ नहीं चल सकता जब तक वो एक शख्स वापस बाहर नहीं आ जाता। इनको ये समझ नहीं लग रही। ये 6 महीने बाद जब तक ये समझेंगे बहुत कुछ लुट चुका होगा। दे डोंट अंडरस्टैंड। ये जो कल फैसला हुआ है, ये फैसला था, ये कोई हमें भी कोई अच्छाई की उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन केस में कुछ था ही नहीं। चले, मैं आप उस फैसले के हवाले से बात कर रहे हैं। छोटे भाई एक सिर्फ बात, आज की प्रोसीडिंग उठा के देखे ना, मतलब कितना शौक है सुप्रीम कोर्ट को दुनिया को दिखाने का कि वहां पे क्या हो रहा है। यकीन जाने हंसी आ रही थी। मैं इतना महसूस कभी भी नहीं हुआ मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देखते हुए कि जब चीजें अल्लाह ने एक्सपोज करनी होती, अया करनी होती, वो कैसे बहाने बनाता है और कैसे कैसे लोग एक्सपोज होते हैं। फुल कोर्ट बन गया, इतने सारे जजेस बैठे हैं और बात क्या हो रही है और एंड पे दिखला क्या कि सारा तनाजा एक चीज पे है कि अगर आपने बल्ले का निशान ना लेते तो ये तनाजा खड़ा ही नहीं होना था। किसने किसको कैसे अयान किया, इसको अल्लाह की लाठी कहते हैं। जी अब्बास साहब, आप बात कर रहे हैं वो फैसले के हवाले से साइफर पे हैं,
तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ये जुर्म हुआ है। कल बैरिस्टर अकील की अगर गुफ्तगू सुने तो उससे ये तासुर मिलता है कि हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूशन के जरिए आला अदलिया में भी जा सकती है। वाकई एक जुर्म तो हुआ है, लेकिन जुर्म हुआ है गैरत का, जुर्म हुआ है अना का, जुर्म हुआ है इज्जत का, और वो किया है इमरान खान ने। क्या जुर्म किया था उसने? पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने अमेरिका सरकार के हवाले से इस तरह का मामला कभी टेकअप नहीं किया था, कभी स्टैंड नहीं लिया था। तो उसने जुर्म तो कर दिया, ये जुर्म कर दिया कि अपनी कौम को, गैरतमंद कौम को कहा हम इस पे स्टैंड लेंगे कि पाकिस्तान में किसी के पास ये हक नहीं है कि बाहर बैठ के कोई मुल्क है कि यहाँ पे कौन सी हुकूमत राज करेगी, और वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे इसको हटा दो और उसको बिठा दो, इस पे स्टैंड लेने पे। इससे पहले भी होते रहे, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 1990 की दहाई से 2022 तक लातादाद दफा होगा, लेकिन किसी में शायद इतनी गैरत नहीं थी कि वो ये जुर्म सरजद करके स्टैंड ले सकता। पहली दफा किसी ने कहा कि मैं इस पे स्टैंड लूंगा, और नाम लेके कहा था। इसीलिए तो कल आपने अगर केस, साइफर केस का अगर फैसला पढ़ा हो तो उसमें कहा सिर्फ एक चीज से कहा कि जज अबुल हसनात साहब, जो भी जज साहब थे, जो कि बाद में लंदन तशरीफ ले गए अगले दिन, उन्होंने 1.5 घंटे में 80 सफ़ों का डिसीजन लिखा। 1.5 घंटे और 80 सफ़े। इसमें तो बड़े बड़े शायर अपनी शायरी नहीं लिख सकते। हजूर, एक जज ने फैसला कैसे लिख दिया? इसका मतलब फैसला प्रिंट होके आया था, जज साहब साइन करके दे दे। ऐसे फैसले कहां स्टैंड कर सकते हैं? तो जुर्म तो हुआ था, लेकिन इज्जत और गैरत का, और मुझे फख्र है उसके ऊपर कि जिसने ये जुर्म किया था, उस जुर्म में मैं और पूरा पाकिस्तान उसके साथ बराबर के शरीक है। अभी साहब, खान साहब की रहाई के लिए तहरीक सुन रहे हैं कि एक बड़ी तहरीक चलाने का फैसला हो रहा है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग, मैं ग्रुप्स में देखता हूँ और बहुत से लोगों की चीज़ें भी पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों के मुताबिक बहुत सी राय भी रखते हैं। क्या खान साहब की रिहाई के लिए कोई फाइनल तहरीक चलने जा रही है, और ये फाइनल तहरीक ईद से पहले होगी या ईद के बाद होगी, और क्या इसके राह में कोई रुकावटें अंदर से हैं? आप मेरा इशारा समझ चुके हैं। मैं समझ गया हूं। मैं माशाल्लाह आपकी सारी इशारे किनारे सारे समझ रहा हूं ना सर। पहली बात वैसे ये कि जब सुनामी आता है ना, तो उस समंदर की तह के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आता। चंद नीचे प्लेटें ऊपर नीचे हिलती हैं और नीचे करंट वेव स्टार्ट होती है, और अचानक फिर दुनिया को पता चलता है कि बहुत बड़ी लहर क्रिएट हो गई। इस वक्त भी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान में एक लहर क्रिएट हो रही है सुनामी की। वक्त आएगा, डेट का फैसला खान साहब ने करना। वो जून में करें, वो जुलाई में करें, वो कौन सी तारीख को करते हैं, ये उन्होंने फैसला अपने पास रखा हुआ। हम तैयार बैठे हैं। आपकी जिस तरफ इशारा करें, खौफ होता है, कई जगहों पे खौफ होगा, कई लोगों पे कोई इश्यूज होंगे, कोई कुछ भी हो सकता है। मैं उसको बिला वजह जज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, कोई भी मूवमेंट अवाम के बगैर नहीं चल सकती। अवाम जब खड़ी होगी तो लीडरशिप खुद ब खुद ही आ जाएगी। वेरी फ्रैंकली मैं ही समझू कि जी मैं बड़ा तुमनदार हूं जी, क्यों जनूबी पंजाब का सदर और मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जब कभी खान आवाज देगा तो अवाम साथ आएंगे और हम उस अवाम के साथ होंगे। सो मैं अगर कहीं पे बुजदिली कर जाऊं, मैं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं कहीं पे कहूं यार मैंने बस ये करना है, गर्मी बड़ी है, पता नहीं लोग निकलते मार बड़ी पड़ेगी, भाई उठा के ले जाएंगे, पता नहीं फिर क्या क्या करवाते, मैं कुछ भी कर जाऊं, एट द एंड पाकिस्तान की अवाम समझती है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये जंग इमरान खान अकेले की नहीं है। इस वक्त जो लोग आया हुए हैं, जो सिस्टम आया और एक्सपोज हुआ है, यकीन करें छोटा सा बच्चा भी समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, और वो समझता है कि अगर उसने अपना हिस्सा ना डाला आज, और आज वो इमरान खान के साथ खड़ा ना हुआ, तो अगले 70-80 साल फिर कोई नहीं खड़ा होगा। सो जब कभी ये मूवमेंट आएगी, चाहे कोई लाख कमजोरी में खड़ा हो, जब ये मूवमेंट चलेगी ना, सब ऑटोमेटिकली वो चेहरे और आपको वो जिस्म और बदन सारे एक तरफ को चलते नजर आएंगे। रोक किसी को नहीं सकेगा, और रियासत या कोई भी हो अवाम के साथ है। जब अवाम सामने होगी, कोई सामने नहीं खड़ा हो सकेगा सर। और अब्बास साहब, वो 39 शराइत वाले इस्लामाबाद जलसे का क्या बनेगा? 39 शराइत वाले जलसे, अच्छा मैं वैसे हैरान ये था कि अगर रवात में भी जलसा तो आप कर दें, रवात क्या, आप बलोचिस्तान में भी जलसे की इजाजत मिल जाए ना, आप जलसा कर दें। खान के चाहने वाले कौन सी ऐसी जगह पे मौजूद नहीं है। सो जिस तरह की वो शर्तें शराइत में देख रहा था, इसमें तो जलसा करना क्या, वहां पे शायद तरीके से सीधा चला जाना भी वो गुनाह करा दिया जा सकता है। हैविंग सेड दैट, ये जो खौफ का बुत है ना इस गवर्नमेंट के ऊपर, वो सच्चे हैं बेचारे। देखिए ना, उनकी परफॉर्मेंस है
ना उनके पास स्टेबिलिटी है, ना सस्टेनेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, कुछ भी तो नहीं है सिवाय एक सहारे के अलावा, एक टेकी के अलावा जो उनकी कमर के ऊपर बड़ी ताकत से रख दी गई है। इस हुकूमत के बाद कुछ भी मौजूद नहीं। तो एक छोटा सा जलसा इनके साथ क्या कर सकता है? जलसे में नारे लगेंगे, जलसे में तकरीरें होंगी। वो हजूर, ये इजहार राय है, ये अवाम है। अगर आप जलसों से डर लगता है तो मैं वजीर आजम साहब को कहता हूं, सर ये आप ट्विटर के ऊपर वीपीएन लगाएं, एक्स खोलें और लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद, और नीचे कमेंट देखिए जो लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। रवात में लोगों ने क्या करना है, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चेक कर सकते हैं कि लोगों के लिए, आपके लिए क्या जज्बात है। यकीन जानिए लोग कितनी नफरत करते हैं इनसे, इनको अंदाजा नहीं है। जेलों के दौरे हो रहे थे, ये हो रहे थे, पासिंग आउट परेड और जेलों के दौरे से पेट नहीं भरने लगे। आपके ये जो सऊदी और यूए की जो आप 10-10 अरब डॉलर के हमें दिखा रहे हैं, ये ड्रामे हमें देखे हुए हैं, ये हमें सब लगती है। ये लॉलीपॉप से गरीब का पेट नहीं पड़ने लगा। अगर वाकई आप अपनी पॉपुलैरिटी समझते हैं ना, मैं आपको शर्त लगाता हूं, इस गवर्नमेंट का कोई एक प्राइम मिनिस्टर ये लिख के किसी ट्विटर के ऊपर अपना नाम लिखे और पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दे, और नीचे जिस किस्म की गुफ्तगू इनके लिए होगी, इनको पता लगेगा ये तकरीरों और जलसों से नहीं गिरने लगे, ये लोगों की बद्दुआओं से गिरेंगे। सर अच्छा उन भाई, आपको किसी जगह कोई महसूस हुआ हो, आप सेनेट में जाते हैं, बात होती होगी, लोगों से मिलते होंगे, कोई किसी जगह पे कोई मुज़ाकरात की झलक नज़र आई हो, कोई सीरियस हो कि हमें आपस में बैठना चाहिए? सच्ची बताऊं तो हर बंदा ये चाहता है कि मुज़ाकरात हो, और मैं इस वक्त नॉन पार्टिजन होकर बात कर रहा हूं। मैं इस वक्त अगर हूं तो मैं पीटीआई का, लेकिन मैं ये कहूं कि एक आम पाकिस्तानी होने की बातें करूं। हर शख्स, हर पॉलिटिकल जमात का बंदा वहां ये चाहता है किसी जगह पे मुज़ाकरात हो, बात हो, डेडलॉक खत्म हो। जो एमपीएस, एमएनए, सेनेटर्स इनके बन चुके हैं, चाहे फॉर्म 47 से बने, फॉर्म 45 से बने, वो भी हमें कहते हैं कि यार हम कंफर्टेबल नहीं है कहीं ना कहीं बात। उनकी वजह पता क्या है? हर बंदा समझता है कि ये हाथ जो हमारे साथ हुआ है इन दो जमातों के साथ पहले हो चुका है। वो चाहते भी है कि हमारे साथ बात करें, लेकिन उनको डर है कि अगर वो हमारे साथ बात करेंगे हम इन हो जाए, वो आउट ना हो जाए। उसकी वजह है कि जिन लोगों की इनको सपोर्ट है ना, वो शायद ये बर्दाश्त ना करें कि हमारे साथ ये मुज़ाकरा कर सके। सो उनकी दिली ख्वाहिश है, डंगे हुए तो ये भी है, तकलीफ में तो ये भी है, इनके साथ भी वही कोई टोपी ड्रामा हुआ है जो हमारे साथ हुआ है। 2-2 साल बाद इनको भी उठा के फेंका गया जब ये नापसंद हुए। और ये मैं इसमें मानने में कोई आर नहीं महसूस करता कि जब सिस्टम समझता है कि ये नॉन परसाना नॉन ग्राटा है, जिसको कहते हैं अनबांधा है, वो उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं और उस दूसरे को उठा के ले आते हैं। आज खान साहब इनके लिए अनबांधे हैं, वो नवाज शरीफ बांधा होगा, कल को वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। सो आज वक्त है इनके पास ये रियलाइज करने का। हम तो कहते हैं ना, वी हैव पेड द प्राइस विद अ हैवी कॉस्ट, हम तो हार्डवेयर लर्न कर चुके हैं। अब इनकी बारी, इनको मजा आ रहा है। जब ये बाहर जाएंगे फिर हम हुकूमत में आएंगे तो फिर ये कहेंगे देखा अब तुम लोगों को सबक सीखना चाहिए। ये वक्त सबक सीखने का इनका है कि ये जो तमाशा है ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये ड्रामा किसी के साथ भी हो सकता है। आज हमारे साथ है, कल आज हम जेल में, कल ये जेल में जाएंगे। आज हमारी खवातीन जेल में, कल इनकी खवातीन जाएंगी। सो ये सबक सीखने का टाइम है। चाहते भी हैं लेकिन ना चाहते हुए डरते भी हैं, क्योंकि हमारे साथ अगर बात करेंगे तो जो ये सर्द हवाएं, ये एसी के बड़े बड़े दफ्तर और गाड़ियां, ये पुरतोइश प्रोटोकॉल, ये सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो सिस्टम इनको सपोर्ट कर रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि इस वक्त उनकी मर्जी के बगैर हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करे। उस खौफ की वजह से बेचारे डर डर के चाय पीते कहते हैं यार बात करो, तुम भी चाहो, तुम थोड़ा सा स्टबर्न ना हो जाओ। खान को जाके समझाते क्यों नहीं हमसे बात करें, लेकिन फिर कोई और दूसरा आदमी पे डर के चले जाते हैं कि हमारी पीछे कोई शिकायत लगा ले। वो पीटीआई के सेनेटर से बात कर रहा था, दिल तो बड़ा चाहता है लेकिन बेचारे खौफ में मुब्तला है सर इसमें। और अब्बास साहब, बैठे बैठे एक नुक्ता जहन में उभरा है, तो आपकी तवस्सुत से आपके बहुत से कानूनी माहिरीन से राबिते भी होंगे, ज़रा इस पे अगले प्रोग्राम में इस पे वजाहत मुझे तलब करके बता दीजिएगा कि एक पार्टी के लोग, पार्लिमानी जमात तब बनती है जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनती तो वो एक सियासी जमात है। अब आप लोग सेनेटर हैं, आप सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे कौमी असम्बली के इंतखाबात अभी होना है, अब आप सेनेट के अंदर हैं तो आपका एक पार्लियामानी लीडर भी होगा, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। अगर वो कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं बनती तो क्या आप भी आज़ाद हो जाएंगे? और अगर आप आज़ाद नहीं है, पीटीआई कहीं है, तो पीटीआई फिर पार्लियामानी जमात क्यों नहीं है? इसका जवाब ज़रा अगले प्रोग्राम में किसी कानूनी माहिर से इस नुक्ते के ऊपर मुझे जवाब ले दीजिएगा। दूसरी बात यह सर कि अभी अगर देखा जाए तो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने, उन्हें मफाहमत के बारे में बहुत कहा जाता था कि वो राबिते कर रहे हैं, और उन्होंने खुद भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मैंने माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं नाउमीद हो चुका हूँ, मेरी बस हो गई है। क्या वो सारे राब्ते बेसूद गए उनके?
देखिए, ख्वाहिश तो हर बंदे की होती है और हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे सीनियर्स मौजूद हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं गुफ्तगू शनीद हो। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के किसान, ये सारा मैटर करता है। कहीं ना कहीं बात तो करनी पड़ेगी किसी ना किसी को। हमारी एंड से जब बात करने की कोई बात करता है तो हमें बुज़दिली करार देते हैं, कहते हैं जी ये बात इसलिए कर रहे हैं अपने खान को बाहर निकालना चाहते हैं। और भाई बात ये कि असल मुद्दा भी वही है, हमारा जो खान अंदर डाला गया वो इसी वजह से डाला गया ना कि जी ये नीचे जाएगा तो तहरीक इंसाफ नीचे जाएगी और ये गिर जाएगी। सो हम जब एक पॉइंट सिंगल एजेंडा लेके आते हैं तो हमसे बात करनी। सो अगर वो आरिफ अलवी साहब हो या असद कैसर साहब हो या कोई और सीनियर जब बात करने के वाले से बात करता है तो फिर उसको बुज़दिली बना दिया जाता है। हत्ता कि अच्छे मुआशरों में, पढ़े लिखे लोगों में निगोशिएटिंग, बार्गेनिंग टेबल पर बैठना कोई बुराई नहीं। और हम जब कहते हैं ना कि हम इन पॉलिटिकल जमातों के साथ नहीं बैठेंगे तो उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन, क्या इनके पास मैंडेट है हमारे साथ बात करने का? मतलब हम इनके साथ बैठ भी जाएं तो उससे क्या निकलेगा जब तक वो उनकी इजाजत नहीं देंगे। सो असल बात जिनसे होनी है वो लोग हैं, वो बात नहीं हमसे करना चाहते। तो आरिफ अलवी साहब जिस तरह बाकी सारे लोग एक दफा मूवमेंट करते हैं और ऑब्वियसली जिस किस्म का वहां से सिग्नलिंग होती है। सो साहब कल एक बड़ा इंकशाफ किया दानियाल अजीज साहब ने हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा कि आप शाहिदा खान अब्बासी साहब की पार्टी में जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में तो आपका रास्ता ख़त्म हो गया, तहरीक इंसाफ में जा रहा है। तो उन्होंने एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, एक नई सियासी जमात बन रही है और उस नई सियासी जमात को लाया जा सकता है। कौन सी सियासी जमात बन रही है? मैं तो आज सारा दिन ढूंढता रह गया कि शायद मिल जाए। मैं तो अपनी खबर के पीछे भागता हूँ, मुझे नहीं मिली। आपके है नोटिस में कोई? नॉट एट ऑल। मैं बताऊं सर, इस तरह का शोशा छोड़ना जो है ना वो बड़ा बिकता है जी। 2-4 दिन बिकेगा, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर पार्टी बन गई तो हम सियाने थे, और अगर पार्टी ना बनी तो यार मैंने ऐसे रूटीन में कहता था कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये रोजाना रात को कई बंदे ऐसे चिड़िया छोड़ते हैं, जिसकी चिड़िया बैठ जाए कहती मैं बड़ा निशानेबाज, और जो फारिग हो जाए कहते यार भूल जाओ, अगली गल करो। सो आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई पॉलिटिकल जमात है। आज से 1 साल से पहले सुन रहे थे, मैं आपको बस एक बात, 1 साल से कह रहे जी पीटीआई में से एक नई जमात निकाल रहे हैं, वो केपी के अंदर नई जमात निकल गई, पंजाब में नई लोग खड़ा कर दें। कई बेचारे लोग इस चक्कर में मारे हैं कि जी नई जमात आ रही है, अपना लोग लेके आ रहे हैं भाई लोग, और इंशाल्लाह जनाब वो जमात में बड़े लोग जाएंगे, मारे गए बेचारे। ऐसे ही एक शोशा छोड़ दिया है। हाँ, नून लीग के अंदर कोई अदर बढ़ना चाहे तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त किसी और जमात की जरूरत ही नहीं। ऑटोमेटिकली एक लोग हमारे साथ हैं जो हमारी सोच के साथ हैं, एक लोग ऐसे हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट या जो इस वक्त ट्रेडी ब्रांचेस हैं उनकी सोच की अक्कासी करते हैं। तीसरी जगह की जरूरत क्या हो सकती है? सो ना इस वक्त कोई इलेक्शन नजर आ रहा है, ना कोई ऐसी सोच है। सो मेरे ख्याल में इसको पॉलिटिकल शोशे के तौर पे आप एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय करता हूँ। एक सियासी शोशे के तौर पे इसे एंजॉय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आना अब्बास बप्पी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खुसूसी दौरे पे 5 रोज़ा दौरे पे चीन गए हैं और उनके हमरा मुख्तलिफ वज़रा भी मौजूद हैं और वहाँ पर माशी मंजरनामे के हवाले से गुफ्तगू करनी है। और बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जब वापस आएंगे तो बड़ी खुशखबरी लेके आएंगे। वो खुशखबरी क्या हो सकती है कि जब हमने बजट को तश्कील देना है और वो भी IMF के डिमांड के ऊपर, तो चाइना से खुशखबरी क्या आ सकती है कि जो हमारे टैक्स ज़दा माहौल में किसी घुटन का बायस ना बने बल्कि फ़ज़ा जो है वो साजगार हो सके। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, वज़ीर-ए-आज़म का मकसद जो है दौरा चीन का वो क्या है, और उसमें अगर कुछ बेहतरी आ सकती है CPEC को लेके या सरमायाकारी को लेके तो वो क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन जैसे कि आप हम जानते हैं सब कि हमारा आयरन फ्रेंड है, बड़ा ही गहरी दोस्ती है हमारी चीन के साथ, और स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। तो चीन के साथ तो गुफ्त शुनीद और आपस में बातचीत होती ही रहती है। और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का चीन का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहला दौरा है। और चीन ने जिस तरह की तरक्की की है, देखिए हम उनकी मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को जाके स्टडी कर रहे हैं। देख रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी जो इंडस्ट्री डिसलोकेशन होनी है ना, वो अपने मुल्क से हमारे मुल्क में अपनी काफ़ी इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहते हैं। और उसके लिए फ्री जोन भी हमने बनाया है गवादर के पास, उसके लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं।
तो हम समझते हैं कि ये एक तो अहम रीज़न ये है, प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत से लोग ये B2B कॉन्ट्रैक्ट के लिए, MOUs के लिए और मुख्तलिफ अपने मुआहदों के लिए गए हुए हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद हमारे एक्सपोर्टर्स की, इम्पोर्टर्स की चीन में मौजूद है। और चीन से पहले भी काफ़ी कोलैबोरेशन भी रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हुई है। और अभी जो बॉटलनेक्स हैं, मसलन जो रुकावटें हैं कि गवादर में, मैं अपने मिनिस्ट्री की बात करता हूँ कि गवादर के लिए जो गवादर से रतो डेरो तक का रोड लिंक है वो हमारे ध्यान में है कि वो हो जाएगा। MI1 जो ML1 जो रेलवे का है वो निज़ाम, वो चीन से हम उसका भी डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा चीन से ये भी वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं कि कैसे उन्होंने 60-70 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला है। हमारे यहाँ भी 9-9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, तो उनसे हम देखना चाह रहे हैं कि उनका क्या तरीक़ाकार था कि इतना जल्दी दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि 60-70 करोड़ लोग जो है वो जो गरीब थे अब गरीब नहीं रहे। और चीन वाले तो ये कहते हैं कि एब्सोलूट पॉवर्टी में कोई भी हमारा नहीं है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं चाइना की। और पाकिस्तान को भी उन्होंने अपना बहुत देरीना दोस्त करार देते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमें काफ़ी फ़ायदा होना है। बजट करीब है, हम IMF से नेगोशिएट कर रहे हैं, और इस सिलसिले में भी चीन से डिस्कस होगा। बायलैटरल ट्रेड का भी डिस्कस हो रहा है, क्योंकि चीन के साथ हमारी बहुत बड़ी ट्रेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये सारे मामलात हैं। और सिक्योरिटी जो है ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ की है उसके लिए वो बड़े फ़िक्रमंद हैं। हम उनको एश्योरेंस दे रहे हैं सिक्योरिटी की कि हम पूरे अपनी तवज्जो उनकी चाइनीज़ की सिक्योरिटी की तरफ हमने मबजूल कराई हुई है, और इंशाल्लाह आइंदा जो है वो इस किस्म के वाक़यात रिपीट नहीं होंगे, हम उनको एश्योर करा रहे हैं। इंशाल्लाह शेख साहब ऐसे ही होगा। शेख साहब मैं ना थक गया, मैं कल गिनती कर रहा था, मैंने पेंसिल पकड़ी और पेंसिल पकड़ के मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मुझे जो मैंने लिखना शुरू किया तो 232 दफ़ा 232 दफ़ा मुझे वो लफ्ज़ मिले, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो मुझे नहीं मिले। मैं नेट से ढूंढता रहा कि एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, 10 अरब डॉलर की, 20 अरब डॉलर की, 5 अरब डॉलर की, 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान को इमदाद आ रही है, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। पाकिस्तान में ये मैं पिछले 2-2.5 साल से ये सुन रहा हूँ। तो ये खुशखबरी जो है ये हमें अब कब मिलेगी, कब ये इमदाद हमें मिलेगी कि साना गल्लां दे विच ही सानू पूरा कर छड़ना। देखिए मैंने आपको गिनती से बताया 332 मरतबा। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल खुशखबरी की हम तवक्को भी कर रहे हैं। अच्छा, खुशखबरी ये है ना, देखिए पहले तो हम अपने लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए माहौल बेहतर कर रहे हैं। हम देखिए एक बहुत बड़े ट्रैप में थे हमारा, आप देखिए कितनी बेहतरी हो रही है। आपको थोड़ा तसव्वुर कीजिए ना, आज से 1 साल पहले 32% इन्फ्लेशन था, जो प्राइस इंडेक्स था ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 32% था, उसमें महंगाई। अच्छा, एक मिनट शेख साहब मैं कता कलामी के लिए माजरा चाहता हूँ। ये जो प्राइस इंडेक्स होता है इसमें अशियाए खोरनोश की कीमतों के अलावा क्या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अखराजात भी देखे जाते हैं कि कितने, और क्या इस प्राइस इंडेक्स में वो बिजली की कीमत की मद में अदायगी भी देखी जाती है कि आम शख्स ने वो कितनी की है? जी हाँ, जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनमें अशिया, मखसूस अशिया हैं जिनकी कीमत का तजज़िया किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है। देखिए महंगाई तो आप देख रहे हैं, रोटी सस्ती हुई है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यानी ये नहीं कि अभी महंगाई है, लेकिन पहले से उसकी जो शरह है वो बहुत कम हुई है। और फिर आप देखिए आज की आपने अखबार में ही देखा होगा कि हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है वो बहुत कम हुआ है पिछले साल से तकरीबन, यानी इंपोर्ट हमारी भी कम हुई है और एक्सपोर्ट हमारी भी बढ़ी है, और ओवरऑल गैप जो ट्रेड का था वो अखबार में तो मैंने ये भी देखा था 7 फरवरी को वजीर आजम नवाज शरीफ बाहर में, तो मैंने लीड देखी थी 7 फरवरी को।
अच्छा बहरहाल देखिए ना, जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो हकीकत नहीं थी ना, है ये नहीं कि वो हकीकत नहीं थी ना, मुश्किलात में मुल्क घिरा हुआ है, वो हकीकत नहीं थी ना। असल में मुझे पूरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हकीकत जो आप कह रहे हैं देखा था तो उसको मैं कोई डिनाई तो नहीं कर रहा, किसी बात को मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये देखें, आप खुद देख रहे हैं कि रेमिटेंस हमारी पहले से बढ़ गई है। स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पिछले साल यानी दुनिया का सबसे बेहतर स्टॉक किस चीज़ को झुटलाएंगे। तो आज के दिन जो 500 पॉइंट्स से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है उस पर क्या फिर राय रखते हैं? जी हाँ, आज कमी हुई है, ये नीचे ऊपर होता रहता है, कभी कमी होती है, लेकिन ओवरऑल पिछले 10 महीने में दुनिया का सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है स्टॉक एक्सचेंज। डॉलर कितना कोई मामूली बात नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की जो आप जो सरमायाकार की डॉलर तक का रेट तो साल से एक ही है, हमारी करेंसी मजबूत है, ये पहली बार हो रहा है। आप देखिए मानने तो सही ना जो हकीकत है, और लोगों को उम्मीद भी दिलवाए ना। जो आज इन्वेस्टमेंट हो, मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री की तरफ रुझान दिलाता हूँ कि अबू धाबी पोर्ट ने इन्वेस्टमेंट की है, मुझे ही उन्होंने $50 मिलियन का चेक दिया है। उसके बाद अभी यूरोप, पहले हमारे इन्वेस्टमेंट कहाँ से होती थी? ट्रेडिशनल दोस्तों से, चाइना की तरफ से या दुबई की तरफ से या सऊदी अरेबिया की तरफ से। अब यूरोप की बेहतरीन दुनिया की सबसे बड़ी जो शिपिंग लाइन है, मक्स लाइन, वो कहते हैं हम $2 अरब आपके यहाँ लगा रहे हैं, और जल्दी वो हम इंशाल्लाह उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो बाहर वाले, अगर बाहर वालों पे यकीन कर रहे हैं तो सर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज नहीं, हमें तो सर ये भी मालूम पड़ता है कि IMF कहते हैं कि डॉलर का रेट 329 तक चला जाएगा। जी, डॉलर का रेट देखिए ना, उन्होंने ये सोचा, ये पाकिस्तान में ना ये 5-7% की तवक्को करना, हम $295 पे बजट बना रहे हैं, तो उससे 6-7% तो हमारा साल का इजाफा डॉलर में तवक्को हो सकती है, लेकिन पिछले पूरे साल में ज़रा भी नहीं बढ़ा। मैं क्या ये कह रहा था कि पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 19,500 कंटेनर वाला जहाज आपकी पोर्ट को लगा है, और आप समझे पोर्ट को टच किया उन्होंने, या अंदाज हुआ है, तो आप अंदाजा कीजिए कि दुनिया का। शेख साहब, उस जहाज में सारा पाकिस्तान आ सकता है? इतना बड़ा जहाज है ना, पाकिस्तान ही आ सकता है। 19,500 कंटेनर, और देखिए ना वो आप कोई तो उन कंटेनरों में सारे गरीबों को डालें और डालकर समुद्र में फेंक दें। शेख साहब, बेचारे जो गरीब मर रहे हैं ना बिजली के खजाना बनने से, तो उनको उस कंटेनरों में डालें और समुद्र में फेंक दें। बिजली महंगी है, बिजली महंगी है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ना कि सोलर से जो बिजली नहीं हो रही है, हम अपने ग्रोअर्स को भी सोलर के लिए इंकरेज भी करें, और बलूचिस्तान में ये भी सोचा जा रहा है कि उनको फंड दिया। आपको पता है सोलर कितने का लग रहा है? सोलर जो है वो बिल्कुल पैसा लगता है, उसमें कास्ट होती है, लेकिन दुनिया में सोलर भी सस्ता हो रहा है। सोलर के पैसे कौन देगा? आया है, हम सोलर के पैसे कहाँ से लाए? रोटी के पैसे ये दे रहे हैं। ये बलूचिस्तान में हम ये सोच रहे हैं कि उन काश्तकार को, ग्रोअर्स को, सोलर के भी कैश को नुकसान ज़्यादा हो रहा है ना, वहाँ पेमेंट की नहीं जाती, बिलों के पैसे नहीं दिए जाते, तो हम ये भी कंसीडर करके उनको पैसे दे दें। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।